हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एमपीपीएससी विजयपथ। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। फटाफट आ जाइए सभी के सभी। तो जब तक आप सभी आते हैं, नए बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश जीके संपूर्ण रूप से पूरी तरह से फ्री बेस्ट कंटेंट के साथ, प्लस वाले कंटेंट के साथ आपको पूरी तरह से आने वाली सभी प्रीलिम्स के लिए मैं देने वाला हूं, जहां पर आपके व्यापम और बाकी एग्जाम्स में भी जहां पर भी एमपी जीके आता है वो कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ पॉलिटी का भी कुछ मैंने यहां पर तड़का लगाया है, क्योंकि वहां पर पॉलिटी भी काम आएगा। जैसे राज्यपाल के लिए तो उसके संवैधानिक प्रावधान, उच्च न्यायालय है तो उसका संवैधानिक प्रावधान, तो हालांकि मैं प्लस क्लास में पढ़ा रहा हूं, सुबह 8 बजे आज से ही चालू हो गया है, आधा खत्म भी हो गया है। और पंचायत के लिए मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं। तो 10 से 12 टॉपिक अनअकैडमी एमपीपीएससी व्यापम चैनल पर मिलने वाले हैं। जनजाति व्यक्तित्व के बाद वाले जो भी टॉपिक है वो आपको इस चैनल पर, और आने वाले सभी क्लासेस के सभी यूनिट्स के वीडियो भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से, कुछ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमित शुक्ला नोट्स को आप टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए सर्च करके, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। जनजाति व्यक्तित्व पंचायती राज से संबंधित हमारा ये दूसरा पार्ट रहने वाला है। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए फटाफट। जो भी नया बच्चा है टेलीग्राम चैनल पर अमित शुक्ला नोट्स पर तुरंत ऐड हो जाइए। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि कल रात 12 बजे 8 सितंबर है ना, 8 सितंबर रात 12 बजे आपकी सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ जाएगी भैया। अगर सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ जाएगी तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और ऑफर भी आपको कम फायदेमंद मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या मिलने वाला है, ऑफर और अच्छा बढ़ा दिया गया है आपके लिए। 24 महीने पर आपको कुल 4 महीने फ्री मिल रहे हैं, 12 महीने पर आपको कुल 3 महीने फ्री मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, पूरी तरह से फ्री। अभी एक्चुअल प्राइस ये है ना, ओल्ड प्राइस जो भी चल रहा है। नया प्राइस जब यहां पर ये बढ़ जाएगा, है ना, ये 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने, जब आप amit@9301 लगाएंगे तो 10% ऑफ पर एट प्रेजेंट में 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का इतने में मिल रहा है। 8 तारीख के बाद रात को 12 बजे के बाद ये इतना मिलने वाला है। तो अभी फायदे में क्या है, अभी आपके पास फायदा यह है कि भैया जो फीस है उसी फीस पर आपको मिल जाएगा। 10% ऑफ सब्सक्रिप्शन का मिल जाएगा, 10% आपके क्रेडिट कॉइन से मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो ऑफर है वो भी आपको मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, कल रात 12 बजे से पहले amit@9301 का यूज करके तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बिना देर किए। ये आपके साथ फायदा होने वाला है। अब इसके साथ एक्स्ट्रा फायदा क्या है कि अब आपको मेंस के मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, साथ ही साथ डेडिकेटेड नोट्स भी अनअकैडमी की तरफ से मिलने वाले हैं, और वर्चस्व मैगजीन प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए, प्लस सब्सक्राइबर के लिए मिलने वाली है। तो भैया कम फीस पर आप इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 8 के बाद तो आपको इतना मिलने वाला है। ठीक है, मिशन एमपीपीएससी नाम 2022 से आपके लिए हिंदी मीडियम में बैच शुरू हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए आपके लिए बैच शुरू हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ भाई साहब प्रीलिम्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू हो रही है। जंबो ऑफर, जिसके बारे में मैं आपको अभी हाल ही में बता ही चुका हूं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। मेरे इंडिविजुअल कोर्स आपके लिए बेहतरीन तरीके से क्लास में चलते ही है, जो आपको बहुत बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं सभी यूनिट्स पढ़ाता हूं और सभी कुछ बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूं, ताकि आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन आप केवल मेरी एमपी जीके की यूट्यूब की क्लास में आ रहे हैं, तो ये आप सबसे बड़ा अपने साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि फ्री क्लास में मेरी बहुत सारी क्लासेस चल रही है, जिसके फायदा आप देख सकते हैं, सामने ही है। T20 टेस्ट सीरीज से लेकर यूसेट मॉक टेस्ट भी आपके लिए चल रहा है, यूनिट 4 चल रहा है, यूनिट 2 चल रहा है, यूनिट 7 चालू होने वाला है, यूनिट 9, यूनिट 10, बहुत कुछ सितंबर में चालू होने वाला है। ये स्पेशल क्लासेस के आपके सामने फीचर्स है। करना कुछ नहीं, अमित 93 लाइव या amit@9301 दोनों ही मेरे रेफरल कोड है, फ्री क्लास को अनलॉक कर सकते हैं। प्राइस हाइक के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आपको यहां पर यूज करना है, गेट सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अप्लाई करना है और सब्सक्रिप्शन ले लेना है। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो और सब्सक्रिप्शन ले लेना। बहुत सारे प्लस फीचर्स है घर बैठे बैठे आपके सामने। एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड एक्सेस हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम बैचेस आपके लिए स्टार्ट है। मेंस के सभी पेपर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में आपके लिए बहुत ही अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फटाफट तुरंत क्लास में आ जाइए। चले भैया, शुरुआत करते हैं कल जहां पर खत्म करा था वहीं से। तो कल मैंने आपको शायद 243 सी पढ़ाना शुरू कर दिया था, है ना। 243 सी जो है वो मैंने आपको
आधा पढ़ा दिया था और आधे में क्या हुआ था, मैंने नीचे वाले पॉइंट्स आपको पहले पढ़ा दिए और उसके बाद वाले जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको पहले पढ़ा दिए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको मालूम ही है कि मैं जब पढ़ाता हूं तो भैया फिर क्या है, चीजें ऊपर नीचे तो नहीं होगी, ये इस बात की गारंटी तो मैं आपको मेरी तरफ से दे रहा हूं। लेकिन अरे एक मिनट, हाँ क्या भैया, लेकिन जो मैंने कल बताया था, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था महाकाल का नाम लेके शुरुआत कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब तुरंत कर दो फटाफट, जितने भी बच्चे क्लास में उपस्थित है तुरंत। देखो सबसे पहले मैंने यहां पर ये देखा था, अपन ने कल ये देखा था 143 सी में, है ना, 243 सी में मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत के जो भी अध्यक्ष होंगे वो मध्यवर्ती स्तर के सदस्य होंगे, और अगर मध्यवर्ती स्तर नहीं है तो जिला स्तर के होंगे। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मध्यवर्ती स्तर के अध्यक्ष जो होंगे वो जिला स्तर के सदस्य होंगे, और उस क्षेत्र के विधानसभा के जो सदस्य और लोकसभा के जो सांसद है या विधायक है वो उस क्षेत्र की विधानसभा के उस क्षेत्र के क्या होंगे, सदस्य होंगे। और भाई साहब राज्यसभा और विधान परिषद के जो है जहां पर वो पंजीकृत होंगे वहां के सदस्य होंगे। ये मैंने आपको आसानी से बता दिया था कि किस तरीके से सदस्यों के रूप में संरचना होगी। अब यहां पर और बाकी बातें मैं बताऊं तो ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत अगला पॉइंट लिखना है भैया, है ना, ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जो होगा, है ना, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का जो चुनाव होगा ना, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का जो चुनाव होगा ग्राम सभा में, है ना, ग्राम सभा में पंजीकृत मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा भाई साहब, है ना, मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। उसके बाद मध्यवर्ती स्तर, है ना, मध्यवर्ती स्तर और जो जिला स्तर होगा, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर जो होगा, मध्यवर्ती स्तर और जो जिला स्तर होगा उनके अध्यक्षों का जो चुनाव होगा, उनके अध्यक्षों का अरे यार बहुत इतना गंदा लग रहा है ना, हार्श एकदम, है ना, कि अध्यक्षों का चुनाव जो हो ना, के अध्यक्ष का चुनाव ये भाई साहब अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से पंचायतों द्वारा चुने गए सदस्यों में से होगा, पंचायतों द्वारा चुने गए सदस्यों में से, पंचायतों द्वारा चुने गए सदस्यों में से होगा। ठीक है, अब आप वो डायग्राम निकालो जिस डायग्राम में मैंने आपको लिखाए थे 3 स्तर और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। वो लिखाने का मेन रीजन ही ये था कि आप यहां से समझ जाओ। अब देखो, उसको देखो और इसको देखो, जो बोल रहा हूं वो करना है। देखो क्या लिखाया था, ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में, तो देख लो ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव कैसे होगा, ग्राम सभा आपको मालूम ही है, जो पंजीकृत वोटर लिस्ट में जिनका नाम होगा वो प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव कर देंगे। एकदम आसान सिंपल सी बात। फिर दूसरे में मैंने दोनों में लिखा है अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव जो होगा यह अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा का ऐसे ही लिखाया है, पंचायत द्वारा चुने गए सदस्यों में से हो जाएगा। इतनी सी बात थी, वो डायग्राम और इसको देखकर आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। अब आप बोलोगे सदस्य इनके कैसे, अरे तो भैया ग्राम सभा के तो सदस्य कौन होगा, जो ग्राम सभा बनी है। आपको मालूम है ग्राम सभा क्या होती है, अध्यक्ष की नियुक्ति कर ही दी है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवा के, इनके अध्यक्ष को बता ही दिया है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे सदस्यों के रूप में से, और इनके सदस्य कौन होंगे तो बता ही चुका हूं कि भैया ग्राम सभा के जो अध्यक्ष होंगे वो इनके सदस्य, जो इनके वो इनके सदस्य, बता ही चुका हूं, एकदम आसान। लेकिन
एक उपाध्यक्ष भी होगा यहां पर, और यहीं पर आपको गच्चा दे जाएगा। तो भाई साहब पंचायत के कहां लिखा है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की जो प्रक्रिया होगी, है ना, ये वाले ग्राम लिख लो आप, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, है ना, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया, के चुनाव की प्रक्रिया, के चुनाव की प्रक्रिया विधानमंडल तय करेगी, विधानमंडल रीति द्वारा उपबंधित करेगी, रीति द्वारा उपबंधित करेगी, रीति द्वारा उपबंधित करेगी। अब आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। एक बार और बता दे रहा हूं, मैंने 3 डायग्राम लिखाए थे, तो 3 डायग्राम में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष और दोनों में अप्रत्यक्ष, तो उनके अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा कर देगी प्रत्यक्ष रूप से पंजीकृत वोटर लिस्ट में से, इन दोनों अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों में से ही हो जाएगा। इनके सदस्य के बारे में थोड़ी देर पहले लिखा ही चुका हूं, ठीक है, इनके सदस्य तो वही ग्राम सभा ही हो जाएंगे। अब एक बात फिर मैंने यहां पर लिख दी कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव तो पंजीकृत रूप से प्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन उसकी रीति कैसी होगी, किस तरीके से होगा, वो विधानमंडल तय करेगी, जैसी रीति वो बनाती है उसके अनुसार। ये होता है भाई साहब पंचायतों का संरचना। आई होप आपको 243 सी समझ में आ गया होगा। क्लियर बात, एकदम आसान, डायरेक्ट से मत पढ़ना, नहीं समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया है 1 नंबर समझ में आ जाएगा। बात क्लियर। अब हम और कठिन पर जाने वाले हैं, इससे 10 गुना ज्यादा कठिन अनुच्छेद 243 डी, है ना, 243 डी। कौन सा, जो भी अगर आपका छूटे तो भैया आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, 243 डी, ठीक है, फटाफट 243 डी। स्थानों का आरक्षण, 243 डी, स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण। अब देखो, पहली बात तो आरक्षण का मतलब आप समझते हो। अब इस अनुच्छेद को पूरा पढ़ ही नहीं सकते आप, या पढ़ोगे भी तो पूरा समझ ही नहीं सकते आप, और पूरा समझ लोगे तो फिर आरक्षण आना भी चाहिए आपको उतना अच्छा। इसीलिए जितना जरूरी है इस अनुच्छेद को पढ़ाने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा करवा दूंगा, शांति से समझने की कोशिश करना। स्थानों का आरक्षण, देखो सबसे पहली बात तो, है ना, यहां पर किसकी बात कही गई, स्थानों के आरक्षण। यहां पर 3 वंचित वर्ग की बात होती है, 3 वंचित वर्ग, वंचित वर्ग मतलब जो थोड़ा पिछड़ा वर्ग है, 3 वंचित वर्ग। एक तो एससी की पूरा लिखना, अनुसूचित जाति, एक एसटी की अनुसूचित जनजाति, एक ओबीसी की अन्य पिछड़ा वर्ग। आप पूरा का पूरा लिखोगे, और साथ ही साथ, है ना, साथ ही साथ यहां पर 1 मिनट, यहां पर ओबीसी की बात नहीं करते हैं, यहां पर हम यहां पर महिला की बात करते हैं आरक्षण के लिए, है ना, एससी की, एसटी की तथा महिलाओं की। बहुत ध्यान से सुनना, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट। 3 वंचित वर्ग, एससी, एसटी और ओबीसी, इनके लिए अनिवार्य आरक्षण है। कैसा आरक्षण, अनिवार्य आरक्षण है, देना ही देना है। अब आप बोलोगे सर ओबीसी क्यों नहीं लिखाया, तो भाई साहब ओबीसी के लिए जो है ना, ओबीसी के लिए जो आरक्षण होगा, है ना, ओबीसी का आरक्षण देने या ना देने का फैसला, ओबीसी के आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण देने या न देने का फैसला, देने या न देने का जो फैसला होगा, का फैसला, देने या न देने का फैसला भाई साहब राज्य विधानमंडल के विवेक पर छोड़ दिया गया है, विधानमंडल के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
इसका तात्पर्य क्या समझे कि भाई साहब 243 डी स्थानों के आरक्षण रिजर्वेशन की बात कर रही है। 3 वंचित वर्ग एससी, एसटी और महिलाओं, इनके लिए आरक्षण अनिवार्य है, देना ही देना है ना। लेकिन ओबीसी को राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिया, उनके विवेक के ऊपर है कि भैया आप देना चाहते हो या ना देना चाहते हो, ये संबंधित विधानमंडल तय कर लेगा। इतनी बात आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं। एक मिनट है। चलो अगला पॉइंट यहां पर निकल कर आता है, यहां पर मैं देखो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर रूप से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। क्रिस्टल क्लियर मतलब कि मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आपको आता नहीं है, वैसे समझ क्या रहा हूं, नहीं आता है, लेकिन फिर भी जिनको आता है उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने बना के ही इस तरीके से रखा है आपके लिए। देखो क्या कर दिया है कि यहां पर आरक्षण को 2 वर्गों में बांट दिया गया है ना, 2 वर्गों में बांट दिया गया है। आरक्षण को समझाने के लिए बता रहा हूं, आरक्षण को क्या कर दिया है, 2 वर्गों में बांट दिया गया है। कैसे 2 वर्गों में बांट दिया है? एक तो स्थानों के आरक्षण से संबंधित है ना, एक स्थानों के आरक्षण से संबंधित है और एक पद के संबंधित है ना, और एक पद के आरक्षण से संबंधित है। स्थान के आरक्षण का मतलब कि कितने स्थान आरक्षित किए जाएंगे, कितने स्थान, और एक है कितने पदों के लिए आरक्षण होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कितने पद और कितने स्थान, ये 2 वर्गों में अपन ने बांट दिया है। अब स्थानों के आरक्षण की बात अगर मैं करता हूं, है ना, स्थानों के आरक्षण की अगर मैं बात करता हूं, स्थानों के आरक्षण की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर सबसे पहली बात है ना, एससी के लिए और एसटी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए प्रत्येक पंचायत के लिए, प्रत्येक पंचायत के लिए, प्रत्येक पंचायत के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में यथासंभव, जितना संभव हो सके, यथासंभव उतने ही स्थान आरक्षित होंगे, उतने ही स्थान आरक्षित होंगे, उतने ही स्थान आरक्षित होंगे जो उस क्षेत्र में, जो उस क्षेत्र में, जो उस क्षेत्र में उन वर्गों की जनसंख्या, उन वर्गों की जनसंख्या, उन वर्गों की जनसंख्या, उन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के अनुपात के समानुपाती हो, समानुपाती है। अब आप सोचो कितना कठिन पॉइंट है, क्या ही समझ में आएगा, लिटरली बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत प्रकांड पंडित है, हमको भी नहीं आया था। समझो इस बात को, 2 तरीके से हमने बांट दिया है आरक्षण वर्गों में, स्थानों के आरक्षण और पदों के आरक्षण। स्थानों के आरक्षण की बात करूं तो एससी के लिए और एसटी के लिए प्रत्येक पंचायत जो होगी उस क्षेत्र में, पंचायत के क्षेत्र में जितना संभव हो सके उतने स्थान आरक्षित कर दिए जाएंगे जितने कि उस क्षेत्र में एससी और एसटी का जो रेशियो होगा जनसंख्या के। तात्पर्य समझना, मेरे कहने का मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब यह कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना, 15.6। और अब गलती से बोल दूं कुछ तो देख लेना है ना, आप ये कमेंट में मत बोलना सर एसटी का है ये एससी का नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, वास्तविकता में इतना नहीं है। 15 + 6 21 होता है तो वो उसका हो जाएगा, है ना। तो 15 + 6 और एससी का कितना, 21.3, है ना। हाँ 15 और 6 करते ऐसे याद करवाया था।
कितना है? तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का एसटी कितना निकल कर आ रहा है? 15.6% निकल कर आ रहा है। और एससी कितना निकल कर आ रहा है? 21.3। तो भाई साहब देख लो, अब उन वर्गों की जनसंख्या का अनुपात, मतलब जितने उस क्षेत्र के, जितने उस राज्य की जनसंख्या पर उन वर्गों का अनुपात होगा, उतने ही स्थान यथासंभव आरक्षित कर दिए जाएंगे। सिंपल सा फंडा यहां पर निकल कर आता है। किसी राज्य में अगर एसटी और एससी का प्रतिशत 10% निकल कर आता है तो यथासंभव सीटों का आरक्षण भी 10% के हिसाब से ही किया जाएगा। आई होप अब आप बात समझ गए होंगे। ये एससी और एसटी के लिए था। अब अनिवार्य है तो महिला भी आएगी इसमें। तो भैया एससी और एसटी के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में यथासंभव उतने ही स्थान आरक्षित होंगे जो उस क्षेत्र में उन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के समानुपाती है। एससी एसटी के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में यथासंभव उतने ही स्थान आरक्षित होंगे जो उस क्षेत्र में उन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के समानुपाती होंगे। बात समझ में आई? ये तो एक आरक्षण स्थान का मैंने कर दिया, किसके लिए? एससी और एसटी के लिए, है ना। किसके लिए बेटा? एससी और एसटी के लिए। अब अगर एससी और एसटी के लिए करा है तो भैया सीधी सी बात है महिलाओं के लिए भी करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए, है ना, महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत, महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत, महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम, है ना, कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। अब एक बात समझना, आप ये सोचोगे कि महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में तो 50% आरक्षण 2007 में, मार्च 2007 में शायद किया है ना, कि सर बहुत सारे में तो 50% है। बिहार सबसे पहला राज्य था, महिलाओं को मध्य प्रदेश में भी स्थानों का आरक्षण करके रखा है, तो ऐसा क्यों? समझना इस बात को। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे, ये मैंने लिखा है कम से कम। इसका तात्पर्य यह है कि 1/3 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते हैं। तो लिख लेना 1/3 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं। पूरा लिखना, लेकिन कम नहीं हो सकते हैं। तात्पर्य समझ में आ गया आपको बेहतरीन तरीके से? ठीक है। अब ये राज्य विधानमंडल तय करेगा, है ना, राज्य विधानमंडल तय करेगा कि 1/3 से 1/3 पर देना है या अधिक पर देना है, लेकिन 1/3 से कम पर तो नहीं होगा। ये स्थानों का आरक्षण होता है भाई साहब, एकदम सिंपल सी बात। ठीक है। ये चक्रानुक्रम चलता है, चक्रानुक्रम रोटेशनल आधार पर चलता है, एक बार फिर 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 एक बार, ऐसे। तो भाई साहब अब आपको स्थानों के आरक्षण से संबंधित बात समझ में आ गई ना, कि एससी और एसटी के लिए कैसा होगा, महिलाओं के लिए कैसा होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। पहले पढ़ा हो, पहली बार पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए रब्बा मैनू प्यार हो गया, है ना। तो ये सब जो है ये आप इसको देखकर बोल रहे होंगे। पॉलिटी में आ रहा है ना मजा पढ़ के। बेटा पॉलिटी एक बार समझ लिए ना, फिर इनको केवल रीड करना पड़ेगा। एक बार नोट्स बन गए काम तमाम। तैयारी तो करनी पड़ेगी बेटा, है ना, ऐसा है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, तुरंत। देख रहा हूं मैं। चलिए अगला एक नोट करना है आपको, है ना। तो महिलाओं के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम 1/3 होगा, इससे कम तो नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है।
एक नोट करना और ये नोट को समझ भी लेना आप। 83वां अमेंडमेंट एक्ट 83 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 ये बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश में, है ना, अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों, अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में, अरुणाचल प्रदेश पंचायतों में, है ना, पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, जाति के लिए, है ना, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण की प्रावधान के लिए कोई भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। यह बात याद रखना आप बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से। 83वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया भाई साहब 2000 में। इसमें यह बोला कि अरुणाचल प्रदेश में पंचायत से संबंधित मामले में अनुसूचित जाति के लिए, जाति के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, मतलब नहीं है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस क्षेत्र की समूची जनसंख्या ही अनुसूचित जाति है, इसलिए आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ गए? एकदम आसान। ये स्थानों का आरक्षण होता है, स्थानों का आरक्षण। एक सेकंड रुकना बस, है ना, एक सेकंड। चलो, सॉरी, जय महाकाल। ये स्थानों का आरक्षण था। अभी पदों का आरक्षण भी आप समझ लो, है ना, पदों का आरक्षण। आए ना मजा? कितना आसान हो गया अनुच्छेद, एकदम आसान समझ में आएगा, बहुत क्रिस्टल। पदों का आरक्षण। ये पद, है ना, ये पद एससी, एसटी, महिलाओं के लिए, है ना, महिलाओं के लिए ऐसी रीति से, महिलाओं के लिए ऐसी रीति से, महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित किए जाएंगे, है ना, ऐसी रीति से आरक्षित होंगे, आरक्षित होंगे जो विधानमंडल तय करेगा, जो विधानमंडल तय करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये पदों के आरक्षण की बात कर रहे हैं। अब ये पद में एससी हो, एसटी हो, महिलाओं जो है उनके लिए ऐसी रीति से पद आरक्षित होंगे जो विधानमंडल तय करेगा। ठीक है, अब वो स्थान का आरक्षण था, ये पद का आरक्षण होगा। पंचायत के अध्यक्ष तो पद है ना, उपाध्यक्ष पद है ना, सदस्य पद है ना, समझ गए आप? हाँ, लिखना इसमें। बस इसके बाद तो छोटे छोटे अनुच्छेद है।
प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक स्तर में पंचायतों में अध्यक्षों के पदों में SC ST के लिए आरक्षित, ST SC के लिए आरक्षित पदों का अनुपात, आरक्षित पदों का अनुपात यथासंभव, है ना, यथासंभव वही होगा जो राज्य की जनसंख्या में उस वर्ग की जनसंख्या का है। तात्पर्य आसान है ना। प्रत्येक स्तर में पंचायतों में अध्यक्षों के पद में SC और ST के लिए आरक्षित पदों का अनुपात यथासंभव वही होगा जो राज्य की जनसंख्या में उस वर्ग की जनसंख्या का है। तो भैया यहां पर पद की बात हो रही है, तो पद कौन सा है? अध्यक्ष। किसके लिए? SC के लिए और ST के लिए। आरक्षित पद का अनुपात कितना होगा? जितना भाई साहब उस राज्य की जनसंख्या में उस वर्ग की जनसंख्या का है। जैसा मैंने आपको बताया था ना अभी कि भैया एक जनसंख्या है, उस राज्य की जनसंख्या मान लो भैया 100%। अब उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात कितना है, रेशियो कितना है? 20%। तो भाई साहब उतना ही इसमें अध्यक्ष का पद जोड़ा जाएगा। एकदम सिंपल सी बात और क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कम से कम 1/3 पद, 1/3 पद है ना, 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रहेंगे, है ना। अब ये अधिक भी हो सकती है ना, अधिक भी हो सकती है, आपको मालूम है, अधिक भी हो सकती है। ठीक है, अधिक भी हो सकती है। अब ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? अध्यक्ष की ही बात कर रहा हूं। 1/3 पद, 1/3 अध्यक्ष के पद, है ना। कैसे कर लो आप इसको? अध्यक्षों के कम से कम 1/3 पद, ऐसे कर लो। अध्यक्षों के कम से कम 1/3 पद। अरे यार, अध्यक्षों के कम से कम 1/3 पद, अध्यक्षों के कम से कम 1/3 पद, है ना। अध्यक्षों के कम से कम 1/3 पद जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। एकदम सिंपल। तो वहां पर स्थानों के लिए देखा तो स्थानों के लिए यथासंभव समानुपात, अनुपात एक जैसा होना चाहिए, जो आपको मैंने आसानी से समझा दिया। यहां पर भी वही बात है। यहां पर पद की बात है तो अध्यक्ष के लिए SC और ST का आपको बता चुका हूं, महिलाओं के लिए भी अध्यक्षों का बता चुका हूं। इतनी सी सिंपल सी बात यहां पर निकल कर आती है। और ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी रोटेशनल आधार पर ही होगा जैसे वो हुआ। ठीक है, और कोई दिक्कत यहां पर निकल कर आती नहीं है। चलिए भैया आगे की बात करते हैं। एक तो आज बच्चे सामने कितना खेल रहे हैं, घर के सामने ही एकदम, इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, तो आवाज़ पे आवाज़ आ रही है। ठीक है, सर्वप्रथम 2005 में यह खत्म हो गया। सर्वप्रथम 2005 में बिहार सरकार ने
राज्य की पंचायत संस्थाओं में, राज्य की पंचायत संस्थाओं, नोट लगाना, नोट, पंचायत संस्थाओं ने, है ना, पंचायत संस्थाओं में, पंचायत संस्थाओं में महिलाओं की, में महिलाओं की, में महिलाओं की, महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया, 50% आरक्षण प्रदान किया, 50% आरक्षण प्रदान किया। ये है भाई साहब एकदम आसान सी चीज़, और इसके अलावा मध्य प्रदेश का भी है तो बाद में देखेंगे। तो आपको आरक्षण समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल। क्या करा था भैया, SC ST महिलाओं के लिए अनिवार्य है, OBC के लिए राज्य विधानमंडल में तय कर दिया। दो तरीके से करा, स्थान और पद के लिए। स्थान में आपको मैंने बता दिया कैसा होगा, SC और ST के लिए समानुपात होना चाहिए, महिलाओं के लिए 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। पद में SC और ST के लिए अध्यक्ष का रेशियो बराबर होना चाहिए, जनसंख्या से जितना है उतना ही, और महिलाओं के लिए 1/3। और भैया बिहार राज्य जो है सबसे, कितना आसान और सिंपल हो गया है, बैठ गया दिमाग में। क्या है, यही बोल रहा हूं कि PDF से पढ़ने पर वो नहीं समझ पाओगे जो क्लास में समझ गए हो। वास्तविकता को समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, तो ये होता है हमारा 243 DB खत्म। अभी हम बढ़ते हैं भाई साहब 243E पर, है ना। क्या, 243E पर कमेंट करके जरूर, पहले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। कमेंट करके जरूर 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 बताना कि आपको पंचायत पढ़कर कैसा लग रहा है, समझ में आ रही है ना, एक एक बात जरूर बताइएगा, ठीक है। चले 243D की बात कर, सॉरी 243E की बात करेंगे, है ना। 243E की, 243E की पंचायतों की अवधि मैंने डायरेक्ट सामने इसलिए रखी है ताकि क्या है, कोई भी एक ऐसा पॉइंट छूटे ना। हालांकि मैं और फिर बाद में रिव्यू करके बताऊंगा आपको, और ये मोबाइल में इसीलिए कि भैया मैंने पहले से बना के रख लेता हूं, है ना, कि क्योंकि डायरेक्ट के हिसाब से पढ़ा दिया तो सूद संपट पढ़ने वाली है नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले से ही बना के रख लेता हूँ, टाइप वाइप करके अपनी लैंग्वेज में और अपनी बातों में, और वहीं आपको परोस देता हूँ, क्योंकि जैसा मैं समझूंगा वैसे ही मैं आपको समझा दिया है मैंने अच्छे से, तो दिक्कत नहीं आ रही है। पंचायतों की अवधि, तो आपको पढ़ाने से पहले मेहनत करनी पड़ती है हर टीचर को, उठ के कोई नहीं आता है। पंचायत की अवधि, देखो सीधी सी बात, पहले तो आप ये याद रखना, है ना, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक पंचायत चाहे वह किसी भी स्तर की हो, प्रत्येक पंचायत चाहे वह किसी भी स्तर की हो, चाहे वह किसी भी स्तर की हो, चाहे वह किसी भी स्तर की हो, अपनी पहली बैठक से, अपनी पहली बैठक से, पहली बैठक से 5 वर्ष तक, है ना, 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी, 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी, 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी, ठीक है। पहली बात तो ये एकदम क्लियर बात है ना। अब यहां पर अगर पहले ही विघटित ना कर दी जाए तो ब्रैकेट में लिख लेना, अगर पहले ही विघटित ना कर दी जाए तो, अगर पहले ही विघटित ना कर दी जाए तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य मैं समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझाया था। हमारी क्लास कितनी बजे चालू होती, 9:30 बजे। समझना, अगर मैं पहले ही क्लास खत्म ना कर दूं तो 9:30 से 10:30 चलती है। अगर मैं 10:30 के पहले खत्म ना कर दूं क्लास तो अगर पहले ही विघटित ना कर दी जाए तो 9:30 से 10:30 होती है। किसी दिन मान लो मैं 10 बजे खत्म कर देता हूं तो फिर तो आगे की बात ही नहीं होगी, क्योंकि पहले ही खत्म कर दी गई। अगर पहले ही विघटित ना करता हूं मैं, है ना, अगर मैं पहले ही विघटित या पहले ही खत्म ना कर दूं तो भाई साहब मेरी क्लास जो है पहले मिनट से, तो यहां पर पहले मिनट को पहली बैठक समझ लो, पहले मिनट से
कुल 1 वर्ष 1 घंटे की अवधि तक चलेगी। बस यही फंडा यहां पर है कि अगर पंचायत को अपने समय से पहले 5 वर्ष से पहले ही ना विघटित कर दिया जाए, हो सकता है कभी 2 साल में हो जाए, कभी 3 साल में हो जाए, तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो फिर चुनाव ना होंगे। तो अगर पहले ही विघटित ना कर दिए जाए तो अपनी जो पहली बैठक होगी, पहली मीटिंग जो होगी, वहां से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य करेगी। ये तो हो गया फुल अवधि, हमारा फुल ड्यूरेशन हो गया। अब बीच में कुछ हो जाए तो वो भी समझो, है ना, वो भी समझो। यदि किसी पंचायत का विघटन, यदि किसी पंचायत का विघटन, यदि किसी पंचायत का विघटन, यदि किसी पंचायत का विघटन उसकी 5 वर्ष की अवधि से पहले कर दिया जाए, जो मैंने आपको भी बताया, उसकी 5 वर्ष की अवधि से, किसी भी रीजन से हो सकती है, 5 वर्ष की अवधि से पहले, 5 वर्ष की अवधि से पहले, 5 वर्ष की अवधि से पहले किया गया हो, किया गया हो, किया गया हो, तो 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव कराए जाएंगे। 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है। यदि विघटन की अवधि, यदि विघटन की अवधि, यदि विघटन के समय, ऐसा लिख लो, यदि विघटन के समय, यदि विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि, पंचायत की शेष अवधि, पंचायत की शेष अवधि 6 माह से कम बची है, 6 मास से कम बची है, 6 मास से कम बची है, तो भाई साहब चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। तो चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। तो चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। बात समझ में आई? तो बहुत सिंपल सी बात समझना कि एक पंचायत जो होगी, जब उसकी पहली बैठक होगी तो उस बैठक से कुल 5 वर्ष उसका कार्यकाल अवधि रहेगी, अगर वो पहले ही विघटित ना कर दी जाए। अब मान लो किसी भी कारण से पहली बैठक से 5 वर्ष तक रहना है, किसी भी कारण से 2 वर्ष की अवधि में 2 वर्ष चली और खत्म हो गई, भंग कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, विघटित हो गई, अभी भी 3 साल बचे हैं उस पंचायत के, तो भाई साहब 6 माह के अंदर चुनाव कराना फिर आवश्यक है, क्योंकि 3 साल बचे हैं ना, इसीलिए 5 साल तक है, 2 साल तक की अवधि में खत्म हो गई, तो अभी भी 3 साल बचे। तो अब जिस दिन विघटित हुई है उस दिन से अगले 6 महीने के अंदर वापस से चुनाव कराना आवश्यक है, पहली बात। अब मान लो कि भैया 2 साल 3 साल नहीं बचे हैं, अब 5 साल है ना, 4 साल और 4 साल और 7 महीने में विघटित हो जाती है, 4 साल और 7 महीने में, तो कुल अवधि में कितने दिन बचे हैं? तो कुल अवधि में बचे हैं भाई साहब, अभी भी वो कर लेते हैं ना अपन, इसको अपन 4 साल 8 महीने कर लो, है ना, 4 साल 8 महीने में विघटित होती है। कितने बचे हैं भाई साहब? अभी भी 4 महीने बचे हैं। तो यहां पर इसके नीचे का तात्पर्य यह है कि जिस दिन वो विघटित होती है और उस दिन के विघटन से अगर मात्र उसके पूर्ण अवधि में 6 महीने या 6 महीने से कम ही समय बचा है, तो फिर चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, पहली बैठक से कुल 5 वर्ष की अवधि तक चुनाव होंगे, कुल अवधि होगी। अगर 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 6 महीने से ज़्यादा में अगर डिसॉल्व होती है तो चुनाव 6 महीने के अंदर आवश्यक है कराना। अगर ऐसे समय में होती है कि कुल अवधि खत्म होने में 6 महीने से कम का समय, तो फिर चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर। अब
फिर एक बात होती है कि सर वो आपने 6 महीने का चुनाव कराया था तो वो उसके बाद पूरी की पूरी 5 साल के लिए रहेगी या जितना समय बचा है उतने के लिए रहेगी। तो यदि किसी पंचायत का विघटन उसकी 5 वर्ष की अवधि से पहले किया गया हो तो 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना, यदि विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 माह से कम बची हो तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है ना। तो फिर चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, तो फिर चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, तो फिर चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं। आगे समझने की कोशिश करना। यदि समय पूर्व विघटन के कारण, यदि समय पूर्व विघटन के कारण, यदि समय पूर्व विघटन के कारण, यदि समय पूर्व विघटन के कारण पंचायत, किसी पंचायत का चुनाव कराया जाए, किसी पंचायत का चुनाव कराया जाए, किसी पंचायत का चुनाव कराया जाता है, चुनाव कराया जाता है, चुनाव कराया जाता है, तो ऐसी पंचायत, तो ऐसी पंचायत, ऐसी पंचायत शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी, है ना, शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी, शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, ना कि पूरे 5 वर्ष, ना कि पूरे 5 वर्ष। यह होता है अब पूरा अवधि का मामला खत्म। रिपीट करता हूं, पहली बैठक हुई भाई साहब, आज क्या तारीख है, आज तारीख है, पूरा अच्छे से समझा देता हूं, 7 सितंबर, पंचायत नई बनी 7 सितंबर 2021 से लेकर अब ये पहली बैठक यहां पर हुई। आज कब खत्म होना है भाई साहब पूरी अवधि इस पंचायत की जो नई बनी है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 सितंबर 2026 को ये पंचायत खत्म होगी अगर इसको पहले ही विघटित ना कर दी जाए। अब मान लो भाई साहब कि एक केस ले रहा हूं मैं कि ये हो जाती है 8 अक्टूबर 2023 को, तो अभी भी हम एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर कैलकुलेट करने में आसानी हो। 7 सितंबर 2023 को ये किसी भी रीजन से खत्म हो गई, विघटित हो गई, जो भी रीजन हो, तो भैया कितना टाइम बचा है, 3 साल अभी भी बचे हुए हैं। तो भाई साहब 6 महीने के अंदर 7 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, तो भाई साहब मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च से पहले चुनाव 6 महीने के अंदर कराना आवश्यक होंगे। चुनाव हो गए, बचे कितना है, 3 साल। 7 सितंबर जब भी चुनाव हो गए उस दिन से लेकर जब खत्म होने वाली है तब तक भाई साहब सिर्फ और सिर्फ ये नई पंचायत जो चुनाव जिससे हुए हैं वो भाई साहब कार्य करेगी, ना कि यहां से पूरे 5 साल गिने जाएंगे। ठीक है, और अगर 6 महीने ही बचे थे तो भैया अगर मान लो कि 7 जुलाई को खत्म, 7 जुलाई 2026 को खत्म होना है, डिसॉल्व कर दी कोई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 महीने तो बच रहे, तो फिर चुनाव करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वापस से 2 महीने बाद चुनाव तो होंगे ही। इसलिए तो यदि समय पूर्व विघटित करने के कारण किसी पंचायत का चुनाव कराया जाता है तो ऐसी पंचायत शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, ना कि भाई साहब पूरे 5 वर्ष। क्लियर बात, यह होता है अनुच्छेद 243 ई भी खत्म। बात करते हैं 243 एफ की, है ना, किसकी, 243 एफ की। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एफ की 243 एफ, 243 एफ यह बोलता है सदस्यता के लिए निर्हरताएं, है ना, सदस्यता के लिए निर्हरताएं, सदस्यता के लिए निर्हरताएं, मतलब भाई साहब डिस्क्वालिफिकेशन, है ना, निर्हरताएं मतलब ऐसी क्या क्या क्वालिटी होगी आपकी जो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगी, है ना, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखो
यदि कोई सदस्य यदि कोई सदस्य प्रवृत्त विधि का मतलब कि उस समय जो लागू कानून है या उस समय जो लागू विधि है, प्रवृत्त विधि द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के लिए अयोग्य हुए, है ना, सॉरी, अयोग्य है तो भाई साहब वह पंचायत सदस्य हेतु भी अयोग्य होगा। लेकिन कोई सदस्य 21 वर्ष की आयु का हो 21 वर्ष की आयु का हो तो वह अयोग्य नहीं होगा। अब समझना, मान लो कि एक ऐसी इस टाइम पर कोई विधि है, कोई नियम है, प्रवृत्त विधि लागू है, जिसके अनुसार मैं राज्य विधानमंडल के लिए, सदस्य के लिए, विधानसभा या विधान परिषद के लिए अयोग्य हूं, तो फिर मैं पंचायत सदस्य के लिए भी अयोग्य हो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी उम्र 21 साल है तो मैं अयोग्य नहीं होऊंगा। ये क्यों ऐसा लिखा है? इसीलिए कि भाई साहब विधानमंडल के लिए 25 साल एज होती है, विधानसभा के लिए 25 साल उम्र है और पंचायत के लिए 21 वर्ष उम्र है। ये याद रख लेना, गलती से भी गलत करके आ मत जाना, है ना। पंचायत के लिए 21 वर्ष है। समझ गए आप बात? हाँ। अगला पॉइंट तो सिंपल सी बात है, अगर राज्य विधानमंडल के लिए मैं अयोग्य हूं उसकी विधि के अनुसार तो पंचायत के लिए भी होऊंगा, लेकिन अगर 21 वर्ष की आयु है तो फिर नहीं। लेकिन अगर किसी पंचायत का कोई सदस्य, है ना, किसी पंचायत का कोई सदस्य किसी निर्हरता से, है ना, किसी निर्हरता से, अयोग्यता लिख लो, किसी अयोग्यता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इसका निर्धारण, है ना, हो गया है नहीं, तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी मतलब अथॉरिटी, ऐसे प्राधिकारी और ऐसी रीति से, है ना, और ऐसी रीति से निर्देशित किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल निर्धारित करे। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने पहले में क्या बताया कि कोई एक ऐसी प्रवृत्त विधि है जिसके अनुसार मैं राज्य विधानमंडल के लिए अयोग्य घोषित हूं, तो मैं पंचायत के सदस्य के रूप में भी चुनाव के लिए भी अयोग्य घोषित हो जाऊंगा। लेकिन 21 वर्ष की आयु पूरी करी है तो अयोग्य घोषित नहीं होऊंगा। नीचे क्या लिखा है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य किसी अयोग्यता से ग्रस्त है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण ऐसे प्राधिकारी के द्वारा, ऐसी अथॉरिटी के द्वारा और ऐसी रीति, ऐसे नियम के अनुसार किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल तय करे। मतलब कि एक बच्चे ने गलत किया है या नहीं किया है वो मैं डिसाइड करूंगा, जो मेरे नियम है, जो अनअकैडमी, वो अनअकैडमी डिसाइड करेगी, मतलब विधानमंडल अनअकैडमी डिसाइड करेगी, और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, मेरे द्वारा, मैं प्राधिकारी, मेरे को ही बोलेंगे कि भैया आप देखिए
कि किसी बच्चे ने गलत किया है नहीं किया है, तो मैं एक अथॉरिटी के रूप में जैसा मुझे निर्देशित किया जाएगा विधानमंडल के द्वारा वैसा। बात क्लियर है। ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझाया कि एक बच्चे ने अगर कुछ कार्य गलत किया है या नहीं किया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, तो अनअकैडमी निर्धारित करेगी किस रीति से और किस अथॉरिटी के द्वारा उसको देखना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोल दिया, मेरे को प्राधिकारी बना दिया कि भैया एक एग्जाम्पल के तौर पर कि भैया आप देखो क्या है क्या नहीं है। बस यही बात है कि कोई पंचायत का कोई सदस्य ग्रस्त है किसी अयोग्यता से भी या नहीं, तो इसका निर्धारण ऐसे प्राधिकारी और ऐसी रीति से किया जाएगा जो विधानमंडल तय करता है। एकदम आसान सी बात है। यहां पर आज अपन टॉपिक को खत्म करते हैं, कल 95% खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। जय महाकाल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए।